बात है SIH 2025 के अक्टूबर की। मुझे SIH में पार्टिसिपेट करने वाली अपनी टीम के लिए बनाना था एक प्रोटोटाइप। मतलब प्रोजेक्ट जो हम बना रहे थे उसका बनाना था हमें प्रोटोटाइप। और मुझे चाहिए था एक माइक्रो कंट्रोलर। जो भी सामान हम ऑनलाइन मंगाते उसे आने में लग जाता बहुत ज़्यादा टाइम, तो मैं और मेरा दोस्त निकल गए लखनऊ के लिए, क्योंकि वहाँ पर सामान बहुत जल्दी काफ़ी सस्ता और अच्छा मिल जाता। मुझे थोड़ी बहुत डायरेक्ट रजिस्टर प्रोग्रामिंग पहले से ही आती थी, क्योंकि मैंने सीखी हुई थी एक ऑनलाइन कोर्स से। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि डायरेक्ट रजिस्टर प्रोग्रामिंग वो प्रोग्रामिंग होती है जिसमें आप डेटा डायरेक्शन रजिस्टर्स, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स के एड्रेसेस को ले करके प्रोग्राम में ये सारी चीज़ें डाल करके प्रोग्रामिंग करते हो। यहाँ पर सारे के सारे काम मैनुअली होते हैं। और वहीं पर अगर किसी ने भी आर्डुइनो यूज़ किया होगा तो आर्डुइनो में बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। आर्डुइनो बोर्ड है, जो आर्डुइनो बेसिकली कंपनी है, वो अपने बोर्ड्स को प्रोग्राम करने के लिए प्री बिल्ट फंक्शंस डिफ़ाइन करके देती है, जैसे पिन मोड, इनपुट पिन, आउटपुट पिन, इनपुट पुलअप, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये बिल्ट इन प्रोग्रामिंग फंक्शंस होते हैं जो कि माइक्रो कंट्रोलर के अंदर ऑलरेडी कंपनी ही देती है इन्हें। अगर आप एक हॉबिस्ट हो तो ये सारे फंक्शंस आपकी ज़िंदगी को काफ़ी ज़्यादा आसान बना देते हैं। बट इफ़ यू वांट टू बी अ फकिंग इंजीनियर देन यू डोंट यूज़ ऑल दीज फंक्शंस, राइट। मेरे जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने भी मुझे ये सारे फंक्शंस को इस्तेमाल करने से मना किया था, क्योंकि इफ़ यू वांट टू गो इनटू द एम्बेडेड फील्ड तब आप वहाँ पर ये सारे फंक्शंस नहीं इस्तेमाल करते हो। मैंने अपने कोर्स में जो मैंने सीखा था उसमें मैंने आर्डुइनो मेगा का इस्तेमाल किया था, और आर्डुइनो मेगा में डायरेक्ट रजिस्टर प्रोग्रामिंग से ही उसको कंट्रोल किया था। और यहीं पर आती है आर्डुइनो ऊनो में पहली दिक्कत। जो दिक्कत नंबर 1 है वो है नो डायरेक्ट रजिस्टर प्रोग्रामिंग अवेलेबल। इसमें डायरेक्ट रजिस्टर प्रोग्रामिंग थी ही नहीं। इसके अंदर आप सिर्फ़ और सिर्फ लाइब्रेरी फंक्शंस डाल करके ही प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो मैंने जो डायरेक्ट रजिस्टर प्रोग्रामिंग सीखी थी वो यहाँ पर लग पाई नहीं। मुझे काफ़ी सारे फंक्शंस इसके एक्सप्लोर करने पड़े थे आर्डुइनो ऊनो में जा कर के, क्योंकि मुझे बेसिकली ये फंक्शंस इस्तेमाल करने को मना किया गया था, तो मैंने देखे भी नहीं थे। खैर, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी कि मुझे फंक्शंस एक्सप्लोर करने पड़े, बट इससे एक लैक ऑफ कंट्रोल मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया। डायरेक्ट रजिस्टर प्रोग्रामिंग से आप एक एक पोर्ट को मैनुअली कॉन्फ़िगर कर सकते हो, लिटरली एक एक पिन को आप कंट्रोल कर सकते हो। बट इन लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज़ करके इतना ज़्यादा कंट्रोल आपको नहीं मिलता है, बट उतना नहीं मिलता जितना डायरेक्ट रजिस्टर प्रोग्रामिंग से मिलता है। लाइब्रेरी फंक्शंस आर conventional, but they devoid you of the real control. People who are using library functions and expecting themselves to be a good embedded engineer, man, I wish you luck. It's not a problem to use library functions because they are quite convenient and they will aid you in getting a quick start. But ये करना लंबे टाइम तक सही नहीं है। इससे you won't be able to feel the essence of microcontroller programming और embedded systems programming. यहीं पर आती है दिक्कत नंबर 2. Arduino makes zombies in the name of embedded engineers. Using library functions after knowing the direct register programming or learning the direct register programming makes you an engineer, but using library functions without doing so makes you a zombie, a brain dead zombie. I mean, zombies are brain dead definitely. तुम्हें नहीं पता कि उन फंक्शंस के पीछे कौन सा कोड है, कौन सा कमांड कहाँ से कहाँ जा रहा है। तुम्हें उन फंक्शंस का लॉजिक ही नहीं पता, बस तुम कोड कर दे रहे हो उसको उठा के। तुम्हें पिन मोड इनपुट है कि आउटपुट, तुमने उसको सेट कर दिया, बट तुम्हें नहीं पता कि उसके पीछे जो कोड है वो एक्चुअली है क्या। कंपनीज़ नहीं हायर करेंगी तुम्हें। उन्हें ये चाहिए तुम वो लाइब्रेरी फंक्शंस खुद से बना पाओ। तुम इस्तेमाल कर सकते हो डेफिनेटली, बट उन्हें ये चाहिए कि तुम उन्हें बना पाओ। उन्हें कोई ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो ये बनी बनाई चीज़ें को इस्तेमाल करके अपने आप को इंजीनियर बोले। उन्हें चाहिए कि तुम उन चीज़ों के पीछे जो लॉजिक है उसको समझ पाओ, उसको अप्लाई कर पाओ। तुम्हें नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है,
प्रोसेसर, डेटा रजिस्टर्स, एक्सटर्नल मेमोरी, इनपुट आउटपुट पोर्ट, तुम्हें नहीं पता ये सब कैसे काम कर रही हैं। आई मीन तुम्हें ये पूरा जानने की ज़रूरत नहीं है, आखिर तुम्हें कोई चिप डिज़ाइनर नहीं बनना, तुम्हें एम्बेडेड में जाना है। बट यू नीड टू नो कि ये चीज़ें एक्चुअली कैसे काम करती हैं। तुम अगर वो सारे फंक्शन जो लाइब्रेरी फंक्शन इस्तेमाल करते हो, अगर तुम वो खुद नहीं बना सकते तो तुम क्या ही इंजीनियर बनोगे। इन सारी चीज़ों के बिना तुम्हें इंडस्ट्री में कोई भाव नहीं देने वाला। हर इंटरव्यू में तुम्हें गू खिला के भगा देंगे। आर्डुइनो ऊनो की सबसे ख़राब बात यही थी कि इसमें डायरेक्ट रजिस्टर प्रोग्रामिंग थी ही नहीं। आर्डुइनो मेगा में डायरेक्ट रजिस्टर प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो, बट आर्डुइनो ऊनो में मुझे चांस ही नहीं मिला, मुझे दिखा ही नहीं भाई। मतलब लिटरली उसको आप लाइब्रेरी फंक्शन से ही उसको कंट्रोल कर सकते हो। मुझे ऐसा कहीं कुछ ऑप्शन मिला ही नहीं उसको कि मैं उसको डायरेक्ट रजिस्टर प्रोग्रामिंग कर पाऊँ उसमें एड्रेसेस डाल करके। सो डैट वाज अ बिग नो फॉर आर्डुइनो ऊनो। अब आते हैं दिक्कत नंबर 3 की तरफ, जो कि एक्चुअली इस बोर्ड से रिलेटेड है। तो इस बोर्ड में जो एक फ़िज़िकल प्रॉब्लम है वो इसमें कि टाइप सी पोर्ट नहीं है। इसमें एक आर्डुइनो ऊनो का पता नहीं बड़ा सा अजीब सा पोर्ट है जिसके लिए आपको एक्सटेंशन अलग से लेना पड़ता है। अगर आप एक्सटेंशन नहीं लोगे तो आप अपने घर की केबल से इसको नहीं चला सकते, नहीं कंट्रोल कर सकते। अगर इसमें टाइप सी या टाइप बी होता तो फ़ोन के डेटा केबल से ही इसको प्रोग्राम किया जा सकता था बहुत आसानी से। बट ये फैसिलिटी इसमें है नहीं। इसमें पोर्ट्स भी थोड़े कम हैं आर्डुइनो ऊनो में। आई मीन डेफिनेटली इसका प्राइस थोड़ा कम है, सबसे चीपेस्ट माइक्रो कंट्रोलर है, तो उस हिसाब से इसके पोर्ट्स तो ठीक हैं। ये जो मेरे पास माइक्रो कंट्रोलर है ये ओरिजिनल नहीं है, एक क्लोन है, जो कि अपने प्राइस के हिसाब से ठीक है, क्योंकि ओरिजिनल वाले की भी बहुत ज़्यादा ओरिजिनल वाले में भी ये सारी चीज़ें मुझे मिल जाती हैं और प्राइस सेम रहता है। मतलब प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है उसका प्राइस लगभग 2000 से स्टार्ट होता है वो, और कहाँ ये 400 450 मुझे मिल जाता है। तो फंक्शंस के हिसाब से इसका प्राइस ठीक है। वैसे 50 रुपये और जोड़ के इसमें आप ESP32 भी ले सकते हो, जो कि एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल है, इससे काफ़ी ज़्यादा पावर अच्छी है उसकी। और माइक्रो कंट्रोलर्स के क्लोन्स लेने में कोई बुराई नहीं होती, क्योंकि बेसिकली उनका प्रोसेसर, उनका जो पूरा सब कुछ होता है, रजिस्टर्स का एड्रेस, वो सब सेम होता है, वो सब कंपनी आपको बना कर देती हैं, राइट। सो इसलिए आपको क्लोन लेना ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल के। हाँ, अगर आपके पास पैसे है तो डेफिनेटली आप ओरिजिनल में जाओ, वहाँ पर आपको रिलायबिलिटी ज़्यादा मिलेगी। वो प्रोडक्ट्स हो सकता है थोड़े लंबे टाइम तक ज़्यादा चलें एज़ कम्पेयर टू इनके। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में इतनी ज़्यादा लाइफ टाइम की दिक्कत नहीं आती, काफ़ी अच्छे टाइम तक चल जाते हैं ये सारे, क्योंकि इनमें होता क्या है, ये सारे सॉलिड स्टेट डिवाइसेस हैं। तो आई थिंक इससे बेटर ESP32 पड़ेगा आपको, अगर आपको इस प्राइस सेगमेंट में लेना हो तो। 450 का ऊनो लेने के बजाय आप ESP32 ले लो। हाँ, उसकी प्रोग्रामिंग सीखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आई डेफिनेटली थिंक कि वो एक ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा इस बोर्ड से। अगर आप एक हॉबिस्ट हो तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको इस फील्ड में कुछ खास उखाड़ना नहीं है तो हाँ, डेफिनेटली आप अपने डेली वर्क के लिए इसको ले सकते हो। मतलब डेली वर्क नहीं, डेली के खिलवाड़ के लिए आप इसको ले सकते हो, बट ये लॉन्ग टर्म में नहीं काम आएगा। इससे बेटर ESP32 होता है। तो आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही।